अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन या रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स वाले इस चैप्टर में हमने दो बड़े रिएक्शंस को पढ़ना था। एक फोटोसिंथेसिस था जिसमें एनर्जी को पैक किया जा रहा था, दूसरा रेस्पिरेशन है जिसमें पैक शुदा उस एनर्जी को रिलीज करके इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले रिस्पिरेशन कहते किसे हैं, ये देखें। एक आम आदमी के लिए रिस्पिरेशन से मुराद सांस लेना है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ता है। जब हम हवा को अंदर सांस के जरिए लेते हैं तो लंग्स तक आती है वो हवा। लंग्स से हवा में से ऑक्सीजन अलग होकर निकल कर खून में शामिल होकर टिश्यूज तक जाती है। टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक आती फिर बाहर निकलती है। तो ये दो मरहले हो गए। पहले में हमने ब्रीथ इन करके हवा को लंग्स तक पहुंचाया, दूसरे में उस हवा में से सिलेक्टेड गैस को टिश्यूज तक पहुंचाया। अब तीसरा मरहला, टिश्यू के अंदर जाकर वो ऑक्सीजन खुराक के साथ रिएक्ट करेगी, खुराक को तोड़ेगी और उससे एनर्जी निकलेगी। तो ये जो आखिरी मरहला है इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस वक्त हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है, तो पहले वाले दो मरहले नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ रेस्पिरेशन से मुराद एक्चुअली क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में है, लेकिन इसके दो बड़े तरीके हैं। एक को कहा जाता है एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरे को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड और नॉट नीडेड, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती इसमें। और एरोबिक में ऑक्सीजन इज नीडेड, इसकी जरूरत होती है। ये पहले मैंने एनएरोबिक इसलिए लिखा कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में शुरू में जब दुनिया में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो जो जानदार खुराक को तोड़कर एनर्जी निकालना चाहते थे वो इस एनएरोबिक तरीके को यूज करते थे। लेकिन इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं सिंपली ये कहूँ कि एक ग्लूकोज को जब इस टेक्निक से तोड़ा जाता है तो सिर्फ 2 ATP मिलती है एनर्जी, जबकि इससे बेहतर एफिशिएंट तरीका ये बाद में उस वक्त वजूद में आया जब दुनिया में ऑक्सीजन फ्री हालत में दस्तयाब हुई। और इसी ग्लूकोज को इस मेथड के थ्रू जब तोड़ा जाता है तो 36 ATP मिलते हैं। तो ज़्यादा एफिशिएंट ये है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये लेस एफिशिएंट है। मैंने कहा ना, एक ग्लूकोज से इस मेथड के थ्रू सिर्फ 2 ATP मिलती है एनर्जी, और इस मेथड के थ्रू उसी ग्लूकोज में से 36 ATP मिलती है। तो ये सारे जानदार जो मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आज भी एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। जो जानदार साइज में छोटे हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है या उनके पास मैकेनिज्म नहीं है, तो वो इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। पहले बुक में इसको डिस्कस किया गया है, मैं इसको पहले नहीं करूँगा। पहले इसका एक हिस्सा डिस्कस करके फिर आपको वापस इधर ले जाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि नाम से थोड़ा अंदाजा हो रहा है, इस मरहले पर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, तोड़ के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाएगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो 3-3 कार्बन के 2 हाफ्स बनेंगे इसके। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरा मरहला होगा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। जब ये भी मुकम्मल होगा तो फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल तीसरा मरहला। क्रेब्स साइकिल भी मुकम्मल होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। तो ये 4 मरहले हैं। सबसे पहला कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो इन चारों प्रोसेसेस को हमने एक एक करके पढ़ना है। पहले चंद बुनियादी बातें इनकी आपसे शेयर करें कि ग्लाइकोलाइसिस और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इन दोनों स्टेप्स के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के चलते हैं।
जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑक्सीजन की जरूरत इस आखिरी फेज में चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वक्त ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो फिलहाल ऑक्सीजन को जहन से निकाल दें, हम ये समझें कि एरोबिक रिस्पिरेशन के कितने स्टेप्स हैं? 4। उनमें से पहले 2 स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होंगे, एंजाइम्स की मदद से होंगे, और दूसरे 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ये भी एंजाइम की मदद से होंगे। और ऑक्सीजन की जरूरत इनमें सबसे आखिर में होगी, याद रहेगा ये? अच्छा, अब एक और छोटी सी बात ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता के फिर आगे बढ़ेंगे हम। ग्लाइकोलाइसिस दोनों एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। यानी ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी है, एनारोबिक में भी है, दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस तक दोनों रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म सेम है, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद फिर दोनों में फर्क आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर जाके आगे एरोबिक कैसे होता है, एनारोबिक कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अभी ज़हनी तौर पर तैयार हैं? तो इसके बारे में 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहले एरोबिक, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरा, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम है, कॉमन है। चौथा, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस प्रोसेस को देखें, ये 10 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, लेकिन डायरेक्ट उधर आने से पहले एक और छोटी सी बात आपको याद दिला दें। हम बाज रिएक्शंस को चेन रिएक्शंस कहते हैं, सुना है कि नहीं? Yes, sir. या इन्हीं चेन रिएक्शंस को मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज। तो चेन रिएक्शंस या मेटाबॉलिक पाथवेज का उसूल ये है कि हर स्टेप के लिए एक एंजाइम अलग मौजूद होता है, और जब तक पहला एंजाइम काम नहीं करेगा दूसरा भी कर सकता है। फर्ज करिए ये एंजाइम नंबर 1 है, ये जिस चीज पर एक्ट करेगा ये इसके लिए सबस्ट्रेट होगा। एक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। लेकिन पहले का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का सबस्ट्रेट होगा, तीसरे का प्रोडक्ट चौथे का सबस्ट्रेट होगा। और यहां पर ये सारे एंजाइम दरअसल एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। जहां भी कहीं किसी एंजाइम ने अपना काम छोड़ा, उससे आगे ये रिएक्शन नहीं चल सकता। तो ये झलक हमें नजर आएगी ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक हो गया? तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ चेन रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे, और इट्स ऑल स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। हर स्टेप के लिए अलग एंजाइम, और जब तक पहला एंजाइम काम नहीं करेगा दूसरा एंजाइम काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहले की प्रोडक्ट दूसरे का सबस्ट्रेट है, दूसरे के प्रोडक्ट तीसरे का सबस्ट्रेट है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते आखिर में बिल्कुल एक नई चीज वजूद में आती है। तो अब हम शुरू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और ये कैसे होता है? सबसे पहले ग्लूकोज सेल में पहुंच चुका है। सेल के अंदर क्योंकि पानी है इसलिए ग्लूकोज की शक्ल ये है, 1 2 3 4 5 और ये 6 ग्लूकोज। इसको एक एंजाइम आगाज करेगा, हेक्सोकाइनेज। वो क्या करता है? एटीपी में से एक फॉस्फेट लाके इधर शिफ्ट करता है, तो ये खुद क्या बन जाता है? एडीपी। और इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है कि पी के गिर्द अगर दायरा हो तो ये फास्फोरस नहीं है, ये फॉस्फेट। ठीक हो गया? तो अब नाम चेंज हो गया ना इसका, ग्लूकोज अब ग्लूकोज नहीं रहा, इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पर फिर एक छोटी सी बात याद रखें,
ये 6 तादाद नहीं दिखा रहा है, ये 6 पोजीशन दिखा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा है। यानी फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ जुड़ गया है। ठीक हो गया। इसके जुड़ते ही एक और एंजाइम है, आइसोमेरेज कह सकते हैं उसको, या ट्रांसफेरेज भी कहते हैं, वो इस ग्लूकोज को इसके आइसोमर में तब्दील करता है। ग्लूकोज के बजाय ये क्या बन जाता है, फ्रक्टोज। ये इस तरह से फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 1 भी रिंग से बाहर है और 6th भी रिंग से बाहर है। 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नाम क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये कौन सा एंजाइम करता है? आइसोमेरेज। आइसोमर में तब्दील करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? सबसे पहले हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, एटीपी में से फॉस्फेट लाके ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जोड़ दिया। तो इस ग्लूकोज का नाम चेंज होकर क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ 6 क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ फॉस्फेट अटैचमेंट है, वो किस जगह पर है, कार्बन नंबर 6 पर। और जो ही ये बना, दूसरे एंजाइम ने क्या किया, इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तब्दील किया। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो एक और एंजाइम ने एक और एटीपी खर्च किया, उसमें से फॉस्फेट इधर शिफ्ट करके ये बन गया एडीपी। और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट अटैच हो गया। तो अब इसका नाम क्या होगा, जी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये बिल्कुल अपोजिट एंड पर हैं, 2 फॉस्फेट्स हैं, एक अपोजिट, एक कार्बन नंबर 1 पर है, दूसरा कार्बन नंबर 6 पर है। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एक 2 फ्रक्टोज है, एक कार्बन नंबर 1 पर है, दूसरा कार्बन नंबर 6 पर है। 1,6 इसलिए लिखा तो ये भी आइसोमेरेज करेगा? जी जी जी। ये नहीं, ये है जो काइनेज ये करेगा, फिर उसको तोड़ के इधर लाया ना। अच्छा, इसके बनते ही एक और कैटालाइटिक एंजाइम जो स्प्लिट करेगा, हाइड्रोलेज है, वो क्या करेगा, तवज्जो है ना इधर, इस मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। यहां से 2 हिस्सों में तकसीम करने की वजह से 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3-3 का। एक का नाम है 3PGAL, इसका नाम पहले भी आया था, 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या बताया था, G3P। अगर वो ये नाम मुश्किल हो जाए तो क्या लिखें, G3P। यूं समझ ले, ये मॉलिक्यूल इस तरह से 3 कार्बन्स हैं, इधर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और इधर OH मौजूद है और इधर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, इधर हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहेंगे, 3, ये कार्बन नंबर 3 है ना, इसलिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। और दूसरा जो मॉलिक्यूल बना है DAP कहेंगे इसको, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा, फार्मूला याद करना नहीं है आपने, फिर भी मैं इससे और इससे फर्क बताने के लिए आपको बताता हूं। इसका फार्मूला ये है, 3 कार्बन इसमें भी है, इधर जरा देखें, दरमियान वाले कार्बन के साथ O हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, कीटोन। कीटोन है और OH है। अब देखें नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी है ना, 2 OH ग्रुप है। एसीटोन फॉस्फेट, इसके यहां पर फॉस्फेट है और एसीटोन कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर है, 3 कार्बन वाला, उसका नाम एसीटोन। अच्छा, अगर आप इन दोनों पर गौर करें तो ये ट्रायोजेस है कि नहीं है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी। और मजे की बात यह है कि बोथ दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब क्या है, ये उसमें तब्दील होता है, वो इसमें तब्दील होता है। अच्छा, यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो एक सवाल पैदा होगा, ये ग्लूकोज को हम क्यों छेड़ रहे हैं इस वक्त?
ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेकडाउन ग्लूकोज की नहीं, ग्लाइकोलाइसिस क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के वसूल के लिए। लेकिन अभी तक तो एनर्जी मिली नहीं, उल्टा एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं? तो ये है दुकानदारी, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप दुकान खोलते हैं तो पहले जेब से पैसे लगाते हैं, बहुत सारे सामान लाएंगे जेब से, फिर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो आपको पैसे देकर आपकी चीजें खरीदेंगे तो आप मुनाफा कमाएंगे। हमने अभी इन्वेस्ट किया है। इस मरहले को इसीलिए प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, तैयारी का मरहला है। हम इससे एटीपी निकालने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी एटीपी खर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये अगर आपकी इजाजत हो तो ये मिटा के मैं सिर्फ स्टेप्स के नाम जी। किस एंजाइम की मदद से होता था लास्ट स्टेप? ये एक काइनेज है, काइनेज तोड़ रहा है इसको। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा, एक नुक्ता है बेटा, इधर जरा तवज्जो करें। यहां से आगे जो रिएक्शन होगा इसके थ्रू चलेगा, इसके थ्रू नहीं चलेगा। क्यों? इसको कैटलाइज करने वाला एंजाइम है, इसका नहीं है, लेकिन ये भी बचेगा नहीं। ये जब कन्वर्ट होकर इसमें आएगा तो इसको भी लेके चलेंगे, तो इसलिए हम यहां से दो लाइनों में दिखाएंगे। ठीक है, मैं एक दफा रिपीट करता हूं। ग्लूकोज में एटीपी से फास्फेट ऐड कर दिया गया कार्बन नंबर 6 पर, तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील किया गया। फिर एक और एटीपी इसमें से, एटीपी में से फास्फेट इधर ऐड कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। फिर इस फ्रक्टोज को आप गौर करें, दरमियान से काटा गया, 3 कार्बन इस तरफ, 3 कार्बन इस तरफ, और हर एक के साथ एक एक फास्फेट, तो ये 2 आइसोमर्स बन गए। एक का नाम था 3PGAL, दूसरे का नाम था DAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये 3-फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड हो गया। ये दोनों में रिपीट कर रहा हूं, इंटर कन्वर्टेबल है। ये इसमें तब्दील हो सकता है, तब्दील होता रहता है। अभी मैं मिटा के इसको सिर्फ नाम लिखता हूं ताकि हमें इसको मजीद समझने में आसानी हो जाए। अभी हमने डायग्राम भी बनाई, डायग्राम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में एटीपी से फास्फेट इधर कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर इसको किस में तब्दील किया गया? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में एटीपी फिर तोड़कर ये एटीपी बन गया, और ये बन गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बन गया जी। फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के बनते ही इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया। एक का नाम क्या था? G3P या 3PGAL। एक ही चीज के ये 2 नाम हैं। ये कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। और दूसरा है DAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी 3 कार्बन का है। दोनों के साथ एक एक फास्फेट है, और बोथ ऑफ दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां से आगे क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसको टेकल करने वाले एंजाइम हैं, इसको कैटलाइज करने वाले नहीं हैं। लिहाजा रिएक्शन यहां से G3P से आगे चलेगा, ये रुक गया। रुकने का मतलब ये नहीं कि ये जाया हो गया, ये जब उसमें कन्वर्ट होगा फिर भी इसको चलाया जाएगा। तो यहां से आगे के डायग्राम इस तरह से बनेंगे, ऐसे। ये समझ आ रहा है सबको? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा चेंज, ये उधर कन्वर्ट होकर फिर आगे बढ़ना है, ये तो सीधा आगे जाना है। ठीक हो गया? सबको क्लियर हो रहा है जी? अब मैं इसको यहां ऊपर लिखता हूं क्या, क्योंकि यहां बोर्ड में जगह नहीं है। 2 एटीपी खर्च हुए, इसका हिसाब देना है हमने बाद में, उसको एनर्जी बजट कहते हैं। एटीपी बजट या एनर्जी बजट वो बाद में करेंगे। बहरहाल हमारे पास इस वक्त ये है, एक DAP है और एक
3PG है, G3P है फर्ज करिए। इसको मैंने जब यूं लाइन लगाया तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये तो सीधा आगे आ गया, ये जब इस शक्ल में तब्दील हुआ फिर आ गया। अब इसमें एक और एंजाइम है ऑक्साइडेज, वो क्या करेगा, इसमें से 3PGAL में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके किसको देगा, NAD को। NAD क्या था, वो एंजाइम था, ठीक है। हाइड्रोजन इसने लिया तो ये क्या बन गया, NADH। जब इससे हुआ है तो ये जब इस शक्ल में आया था तो इसके साथ भी ऐसा हुआ। NAD ने एक और हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव किया तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और NAD क्या हुआ, रिड्यूस। और जो हाइड्रोजन रिमूव किया गया था उसकी जगह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दिया गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेल में मौजूद है। PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि हाइड्रोजन निकाला तो उसकी जगह कुछ तो रखना था ना, जगह खाली तो नहीं रख सकते। अच्छा, हाइड्रोजन G3P G3P से हाइड्रोजन इसने रिमूव किया है, उसकी जगह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया, यही इसके साथ है। तो ये हाइड्रोजन देने और फॉस्फेट लेने के बाद इसका नाम होगा 1,3-PGA। पहले क्या था, 3PGAL था, अब क्या हुआ है 1,3-PGA। इसको आप यूं समझ लें, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट है और 3 पर भी फॉस्फेट है, लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं है। जब ये 3PGAL था तब एल्डिहाइड था, अब ये एसिड हो गया है। 1,3-PGA का मतलब क्या है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट या ग्लाइसरिक एसिड, यही इधर भी बना 1,3-BPGA, आई एम सॉरी, इधर 1,3-BPGA, 1,3-BPGA हो गया। 1,3-BPGA बनते ही एक और एंजाइम एक्टिव हो गया। उस एंजाइम ने क्या किया, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकाल के ADP को दिया, तो ये क्या बन गया, ATP। और इसके साथ भी यही हुआ है, यहां से भी ADP को एक फॉस्फेट शिफ्ट किया गया तो ये बन गया ATP, और जो बाकी बचा वो कहलाएगा 3PGA, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। लेकिन एसिड नहीं कहेंगे, ग्लाइसरेट कहेंगे। ग्लाइसरेट क्यों कहेंगे, उसमें अब हाइड्रोजन कम हो गया, रिएक्टिव हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसको 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था, हाइड्रोजन रिमूव किया, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के बाद अब ये हो गया फॉस्फोग्लाइसरेट। और कहां से फॉस्फेट रिमूव किया गया, कार्बन नंबर 1 से। 1 से रिमूव किया, 3 के पास अब नहीं है, तो ये भी हो गया 3PGA। तो एक और एंजाइम में आइसोमरेज है ये भी, उसने क्या किया, इस फॉस्फेट ग्रुप को, कहां लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप कहां लगा हुआ, कार्बन नंबर 3 पे है, 3 से उठा के 2 पे रखा, 2PGA। ये क्यों रखा, चेन रिएक्शन का मकसद था अगले को फैसिलिटेट करने के लिए। 2PGA आइसोमरेज एंजाइम, जी आइसोमरेज। 2PGA बनते ही इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया गया, डिहाइड्रेशन हुई इसकी, इधर से भी उधर से भी, H2O निकलने के बाद अब ये मॉलिक्यूल बदल गया, अब इसका नाम है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या हो गया इसका नाम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। इस PEP में से एक फॉस्फेट है ना इसके पास, वो फॉस्फेट भी ADP ने रिसीव किया, ADP ने ये फॉस्फेट भी लेके ये क्या हो गया, ATP, और ये जो बचा ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड। और इसी तरह यहां भी ऐसा हुआ, पायरुविक एसिड बन गया ये।
तो कितने पायरुविक एसिड बने? दो। और ये एटीपी हो गया, और इस तरफ फास्फेट ग्लूकोज जो हमने शुरू किया था वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। C3H4O3 ये इसका नाम है, इसका फार्मूला है। अगर याद रख सको तो ठीक, नहीं तो फार्मूले की जरूरत नहीं है। पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या है? C3H4O3। अच्छा, अब जरा हिसाब किताब कर ले। 6 कार्बन, जी 8 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने कम है? हाइड्रोजन 6 और 4 कम है। ये 4 ये वाले, 2 ये 2 ये। इस उधार को बाद में चुकाया जाएगा। अभी पानी निकाला गया, बाद में इसको कंपनसेट किया जाएगा किसी और जगह। इस वक्त हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ग्लूकोज में जो 12 हाइड्रोजन थे उनमें से कितने अभी तक रिमूव हुए? NAD के जरिए वो काम के हैं। दूसरा, अभी तक कितने ATP खर्च हुए हैं, कितने ATP बने हैं? खर्च कितने हुए थे? 2। बने कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। तो दुकान चल रही है कि नहीं? फायदा हुआ ना? अभी और भी बहुत सारा फायदा होना है। आखिर में हमें हिसाब देना है इसका। तो अभी मैं आपके सवाल को समझ सकता हूँ। मुझे एक बात करने दें, फिर सवाल करें। मैंने ये कहा कि ग्लूकोज जिसको ब्रेक करने का आगाज किया गया था, हमने 2-3 चीजें याद रखनी है आखिर तक। पहला, ग्लूकोज में से 12 हाइड्रोजनों को हटाना है। ये 12 हाइड्रोजन कोई आम हाइड्रोजन नहीं है, ये तो वो फोटोसिंथेसिस में एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजनों को ले जाकर किसी चैनल में डालना है, वहां से एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना है। तो हमें पहले तो वो गिनती याद रखनी पड़ेगी। अभी तक NAD ने सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, तो इसके पास, ग्लूकोज के पास अभी भी 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन 2 कम हैं। तो ये 2 ये हैं, ये उधार ले गए हैं, बाद में इनको वापस करना है। ठीक हो गया? दूसरा, ATP अभी तक कितने बने हैं? 4 बने हैं, 2 खर्च हुए, तो नेट फायदा कितना हुआ है? 2 ATP का। और जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, इसी 2 पे सब्र शुक्र कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। अब एरोबिक वाले इसको और तरह से डील करेंगे, एनारोबिक वाले और तरह से डील करेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन? लेकिन यहाँ ये 2 लाइनों में क्यों दिखाया, ये समझ में आ गया ना आपको? इसको डायरेक्ट डील करने वाले एंजाइम नहीं थे, इसलिए जब ये उसमें कन्वर्ट हुआ फिर चले। ये दोनों लाइनें सेम है। सर, जो H2O हमारे पास निकला है, वहाँ उसका जो H है वो भी ग्लूकोज से लिए। ये ग्लूकोज से लिया गया, ये ग्लूकोज से लिया गया, बाद में वापस आएगा ये। तो ऊपर भी 2 निकलता है। हाँ जी, ऊपर भी तो NAD को 2 नहीं, इसमें फर्क है ना। इस हाइड्रोजन को उस चैनल में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये खालिश हाइड्रोजन नहीं है ना, ये तो पानी की शक्ल में है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये उस चैनल में डाला जाएगा जहां से एनर्जी निकाली जाएगी। ये थोड़ी देर के लिए अलग किया गया, बाद में इसको जोड़ना है वापस। तो ये क्यों किया गया? जोड़ना था तो अभी तो मैंने आपको पहले बताया था, चेन रिएक्शन में ऐसा होता है कि हर एंजाइम दूसरे एंजाइम को फैसिलिटेट कर रहा है, इसलिए ऐसा किया। ठीक हो गया? सर, तो टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन कम हुए ना सर? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कम हुए। इनको तो हम गिनती में नहीं ला रहे ना। गिनती में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि हमने कहा ये वापस आने वाले हैं, ये टेम्परेरीली हटाए गए, बाद में ऐड होंगे। जी।